नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 13 पढ़ेंगे और अध्याय 13 जिसका नाम है बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, और ये अध्याय 13 का भाग 2 है। इससे पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं भाग 2 बाल अधिकार हनन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की किताब के अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं। तो अब तक हमने 12 अध्याय भी पढ़ लिए हैं। यदि आपने ये वीडियोस भी नहीं देखे तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे बाल अधिकार हनन क्या है। तो देखिए, हम बाल अधिकार के हनन को उसके विभिन्न रूपों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे जो बाल अधिकार हनन होता है ना, तो उसको हम इसके जो विभिन्न रूप हैं उनसे समझेंगे। नीचे दिखाए गए हैं। तो बाल अधिकारों का हनन निम्नलिखित रूपों में देखा जाता है। तो ये देखिए, नीचे आपको बताया गया है इसमें कि कौन कौन से रूप हैं जिससे कि बाल अधिकारों का हनन होता है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है कन्या भ्रूण हत्या। समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, अपरिपक्व मानसिकता और पुत्र मोह की इच्छा में समाज में बड़ी संख्या में बालिकाओं को जन्म से पूर्व गर्भ में ही मार दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कन्या भ्रूण हत्या। मतलब जो कन्या होती है पेट में, उसको माता के जब गर्भ में होती है वो तो तभी मार दिया जाता है। तो इसे कहा जाता है कन्या भ्रूण हत्या। और ये कन्या भ्रूण हत्या क्यों होती है? क्योंकि हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में रूढ़िवादिता के कारण ये रूढ़िवादिता व्याप्त है। आज भी बहुत से लोग रूढ़िवादी हैं। और अपरिपक्व मानसिकता, उनकी मानसिकता इतनी मतलब अपरिपक्व होती है, बिल्कुल वो बहुत ही रूढ़िवादी सोच होती है उनकी, और उनकी जो मानसिकता होती है वो भी बहुत अपरिपक्व होती है। और पुत्र मोह की इच्छा, मतलब मोस्टली लोगों को ये होता है कि हमारा पुत्र हो जाए तभी हम स्वर्ग सुधारेंगे। कई चीज़ें अपने अपने कस्टम से रिलेट करके वो लोग जोड़ते हैं। तो पुत्र मोह की इच्छा भी एक कारण है जिससे कन्या भ्रूण हत्या होती है। और इसमें क्या होता है, सोसाइटी में, हमारे समाज में बड़ी संख्या में बालिकाओं को जन्म से पूर्व यानी पहले ही गर्भ में ही मार दिया जाता है, मतलब पेट में ही मार दिया जाता है और उसका पता लगाया जाता है। जैसा कि अब तो ये बैन हो गया है, पहले सोनोग्राफी के माध्यम से पता लगा लिया जाता था कि पेट में लड़का है या लड़की है, और जैसे ही पता चलता था कि लड़की है तो उसको वहीं पर ही उसको मार दिया जाता था, पेट में ही। तो ये चीज़ थी, इसीलिए इस पर रोक लगी। और आजकल ये लिंग जांच नहीं हो पाती है कि लड़का है लड़की है, ये चीज़ जो सरकार ने बैन कर दी है इसीलिए की है, क्योंकि जो हमारी समाज है, हमारा समाज है, उसमें ये रूढ़िवादिता सोच अभी भी है। तो इसी कारण से ये रोक लगी है। और देखिए, सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु PCND कानून 1994 के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। और देखिए, जो भी इसमें दोषी पाया जाता है, आज भी अवैधानिक तरीके से ये जांचें होती हैं। तो जैसे ही इनका पता लग जाता है तो सरकार क्या करती है, इनके विरुद्ध कार्रवाई करती है और इनको दंड देती है। वैसे तो नहीं होता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर तो नहीं होता है। वैसा सभी हॉस्पिटल में आपको मना कर दिया जाता है, लेकिन कुछ जगह होता है चोरी छिपके, तो वो पकड़ में आ जाते हैं। तो इसका एक्ट है PCND कानून 1994। तो ये कानून आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस कानून से रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए ये कानून किस लिए बना है। कन्या भ्रूण हत्या के लिए बनाया गया है ये कानून। कौन सा कानून है? PCND कानून 1994, ठीक है। इसके तहत क्या है, जो दोषी होते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। और जैसा कि हमको पता ही है कि ये कार्यक्रम बहुत पहले से चला आ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित हो रखा है? भारत सरकार द्वारा। किसके संरक्षण में? बालिकाओं के संरक्षण हेतु, ठीक है। कौन सा अभियान है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब दूसरा है बाल विवाह। देखिए, हम पढ़ रहे हैं बाल अधिकार का हनन। तो बाल अधिकार के हनन के रूप में हमने पहला रूप देखा कन्या भ्रूण हत्या, और दूसरा रूप है बाल विवाह। जब बाल विवाह होता है तो इसमें भी क्या होता है, बाल अधिकार का हनन होता है एक बच्चे का। तो देखिए, बाल विवाह क्या है? समुचित शिक्षा एवं जन चेतना की कमी के कारण
बड़ी संख्या में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह संपन्न होते हैं। क्या होता है? समुचित शिक्षा और जन चेतना की कमी होती है। मेन तो यही रीज़न है इसका कि इतने लोग अवेयर नहीं होते हैं और एजुकेटेड नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन सब के कारण ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर बाल विवाह होते हैं। शहरों में तो ये बहुत कम हो गए हैं, हम ना के बराबर हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर आज भी बाल विवाह होते हैं। और यह पुरानी सामाजिक कुरीति है, जो हमारे समाज में ये बहुत पुरानी सामाजिक कुरीति है कि बाल विवाह कर दिया जाता था छोटी सी उम्र में, मतलब बच्चे का विवाह कर देना बाल विवाह कहलाता है। इससे बच्चों के अधिकारों का हनन होता है। नेचुरल सी बात है कि अगर बच्चे की छोटी सी एज में ही अगर शादी कर दी जाएगी, विवाह कर दिया जाएगा, तो उसके बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे पढ़ाई का, शिक्षा का, है ना, उसके विकास का, तो वो सब चीज़ें रुक जाती हैं, तो अधिकारों का उसका हनन हो जाता है। बाल विवाह से बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा पाने के अधिकारों के हनन के साथ ही साथ हिंसा, उत्पीड़न, शोषण से बचाव के मूलभूत अधिकारों का भी हनन होता है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं कि इससे क्या होता है, बाल विवाह होगा तो बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, उसको स्वास्थ्य बेहतर नहीं मिल पाएगा। छोटी उम्र में अगर शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो महिलाओं के से जो लड़कियां होती हैं उनके लिए तो काफ़ी समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि उनका शरीर उस अकॉर्डिंग नहीं होता है, उस एज में नहीं आया हुआ होता है कि वो बच्चा पैदा कर सके, तो वो मैच्योर नहीं होती हैं, तो कई प्रॉब्लम्स उनके स्वास्थ्य संबंधी भी आ जाती है। पोषण नहीं मिल पाता है प्रॉपर, उनको इतनी जानकारी ही नहीं होती है। शिक्षा पाने का अधिकार, शिक्षा छूट जाती है, छोटी सी उम्र में शादी हो जाती है तो काम में लग जाते हैं। जो लड़कियां होती हैं उनको घर के काम में लगा दिया जाता है, जो लड़के होते हैं उनको अन्य कमाने के जो साधन होते हैं उनमें लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, वो शिक्षा नहीं ले पाते, तो शिक्षा पाने के अधिकार का हनन हो जाता है ना। इसके साथ ही साथ क्या होता है, हिंसा, उत्पीड़न और शोषण से जो बचाव है, इसके मूलभूत अधिकार का भी उनका हनन हो जाता है। ठीक है। कम उम्र में विवाह करने से बच्चों के शरीर और मस्तिष्क दोनों को बहुत गंभीर और घातक खतरे की संभावना रहती है। देखिए कम उम्र में जब शादी होती है, विवाह होता है, तो क्या होता है, जो बच्चे का शरीर है और मस्तिष्क है, दोनों को गंभीर और घातक खतरे की संभावना रहती है ऐसी उम्र में। कम उम्र में विवाह से शिक्षा के मूल अधिकार का भी हनन होता है, बच्चा शिक्षा नहीं ले पाता और शिक्षा का मूल अधिकार से वो वंचित हो जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं। इसी कारण से क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं और अकुशल रह जाते हैं। इससे उनके सामने अच्छे रोजगार पाने और बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज़्यादा संभावना नहीं बचती है। जब वो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो रोजगार के अच्छे साधन नहीं कमा पाता, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाता, तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स उसको आती है। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो देखिए ये आपको याद रखना है कि बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु, बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कौन से अधिनियम का? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का। ठीक है। तीसरा पॉइंट है बाल श्रम। आज भी हमारे समाज में बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बजाय दुकानों, कारखानों, घरों, ढाबों, चाय की दुकानों पर, ईंट भट्टों पर, खेतों आदि स्थानों पर विभिन्न कामों में लगे हुए हैं। उनसे लगातार काम लेकर उनका शोषण किया जाता है। और क्या होता है, ये छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, कम उम्र होती है, और क्या होता है, इनको शिक्षा तो प्राप्त कर नहीं पाते, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने की उम्र में क्या होता है कि दुकानों में काम पे लग जाते हैं, कारखानों में लग जाते हैं, या फिर किसी के घरों में काम करने लग जाते हैं, या फिर जो ढाबे होते हैं उनमें काम करने लग जाते हैं, और चाय की दुकानों में काम करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा चाय पकड़ाते हुए, चाय के बर्तन मांजते हुए, और ईंट भट्टो जो होते हैं, ईंट बनती है जहाँ पर ईंट की भट्टी होती है वहाँ पर काम में लग जाते हैं, या फिर खेतों में काम करने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो इन स्थानों पर काम में वो लग जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? बाल श्रम। जब छोटा बच्चा इन सब कामों में लगता है तो उसे कहेंगे हम बाल श्रम। उनसे लगातार काम लेकर उनका शोषण किया जाता है। अब जब इस उम्र में उनसे काम कराया जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लगातार काम कराया जाता है, तो उनका क्या कर रहे हैं हम? शोषण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ये पढ़ने की उम्र है, उनके ये काम करने की उम्र नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है? उनका शोषण हो रहा है। बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं नियमन 1986
14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का जीवन को जोखिम में डालने वाले व्यवसायों में जिन्हें कानून द्वारा निर्धारित की गई सूची में शामिल किया गया है में काम करना निषेध करता है। तो देखिए, एक नियम है, अधिनियम है, कानून है, बाल श्रम अधिनियम निषेध या नियमन 1986। ये क्या कहता है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे, मतलब वो बाल श्रम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, और जोखिम में डालने वाले जो काम होते हैं ना वो तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो बिल्कुल ही बना है। इसके अलावा बच्चों का किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 ने बच्चों के रोजगार को एक दंडनीय अपराध बना दिया है। मतलब ये तो अब अपराध की श्रेणी में आ गया है कि ये दंडनीय अपराध है। अगर ऐसा करता हुआ कोई मिलता है जिसने कारखाने में अपने इस तरीके से बच्चों को लगा रखा है तो इसमें उसको दंडनीय अपराध मिलेगा। तो देखिए, कौन सा नियम है? किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000। ठीक है, तो इसमें बच्चों के रोजगार को एक दंडनीय अपराध बना दिया है। इसके बाद देखिए, चौथा पॉइंट है बाल यौन हिंसा। भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किया गया है। तो ये संरक्षण जितने भी हैं आपको याद रखने हैं, जो भी कानून है ना, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है, किस लिए लागू किया गया है? ये कि भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं ना उनके साथ होने वाली जो यौन हिंसा है इसकी रोकथाम हेतु इस कानून को लागू किया गया है। क्या नाम है इसका? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है, नेक्स्ट है बाल तस्करी। अब देखिए, बाल तस्करी क्या है? बाल श्रम, यौन हिंसा एवं अन्य प्रयोजनों के लिए पैसे देकर या बहला फुसलाकर या डरा धमकाकर या फिर शक्तियों का दुरुपयोग करके या फिर अपहरण करके बालक और बालिकाओं की तस्करी की जाती है। ऐसे आपराधिक कार्यों की रोकथाम के लिए दंडात्मक कानून बनाए गए हैं। तो देखिए, बाल तस्करी क्या है? बच्चे को या तो पैसों का लालच दे दिया जाता है या फिर उसको बहला फुसला लिया जाता है या फिर कई बार उनको डरा दिया जाता है और या फिर शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है ना उनके साथ, और अपहरण कर लिया जाता है तो उनको ले जाकर कहीं और जाकर उनको बेच दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? बाल तस्करी कहलाती है। ठीक है, और ऐसा करना भी अब क्या है? दंडात्मक ये आपराधिक कार्य है ये, और इसके रोकथाम के लिए क्या किया गया है? दंडात्मक कानून भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है बाल दुर्व्यवहार क्या है? तो देखिए, बाल दुर्व्यवहार क्या है? बच्चों के साथ किसी भी तरह का शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, अत्याचार एवं हिंसा को बाल दुर्व्यवहार माना गया है। किसको माना गया है बाल दुर्व्यवहार? बच्चों के साथ किसी भी तरह का शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार या फिर अत्याचार, हिंसा, इनको क्या माना गया है? बाल दुर्व्यवहार माना गया है। शारीरिक दुर्व्यवहार का मतलब ऐसे किसी भी कार्य से है जो बच्चे को पीड़ा दे, चोट पहुंचाए या फिर उन्हें तकलीफ दे, तो ये क्या है? शारीरिक दुर्व्यवहार है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे बाल यौन दुर्व्यवहार में वे सभी अपराध सम्मिलित हैं जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉस्को अधिनियम में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखिए भावनात्मक दुर्व्यवहार में वे कार्य या चूक सम्मिलित हैं जिनके कारण बच्चा किसी भी तरह के तनाव, भावनात्मक या मानसिक पीड़ा का शिकार बनता हो। ठीक है, चौथा है ऐसा किसी भी पूर्वाग्रही व्यवहार जो बच्चे की जाति, लिंग, व्यवसाय, धर्म या क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। तो ठीक है, ये हो गए बाल दुर्व्यवहार। ठीक है, बच्चों को सजा देना, उन्हें अनुशासित करने और उन्हें वयस्क के अधिकार में लाने का एक परंपरागत तरीका माना जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा गलती करता है तो सजा देते हैं ना उसको माँ बाप। तो ये क्या है? उन्हें अनुशासित करने के लिए, उन्हें डिसिप्लिन में लाने के लिए, उन्हें समझदार बनाने के लिए एक परंपरागत तरीका है। किंतु शारीरिक हो या मानसिक, बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा गलत है। मतलब इसमें कहा गया है कि चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो,
बच्चों के जो किसी भी तरह की हिंसा है वो गलत है। ये बातें दीर्घ अवधि में बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, इसीलिए तो मार पर रोक लगाई है। पहले होता था ना कि स्कूलों के टाइम में जब लर्न नहीं करते थे, याद नहीं करते थे, तो डंडे पड़ते थे, टीचर डंडे मारते थे, है होता था ना। लेकिन आजकल अलाउ ही नहीं है, स्कूल में सब चीज़ें बंद हो गई हैं, इसीलिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको शारीरिक हो या मानसिक किसी प्रकार की जो भी हिंसा होती है ना, वो उसको गलत माना गया है। वैज्ञानिकों ने भी इसको कहा है कि ये चीज़ गलत है, जो बच्चा होता है ना उसके व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए तो बैन हुई है ये सब पिटाई विटाई। तो ये बातें दीर्घावधि में बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। ये गतिविधियाँ बालकों में शारीरिक और व्यवहार परक नकारात्मक पैटर्न विकसित कर देती है। इससे क्या होता है, कई बच्चे तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कईयों में क्या होता है, ये नकारात्मक पैटर्न को विकसित कर देती है, मतलब वो नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। इनके प्रभाव स्वरूप बच्चों में अनिद्रा, नैराश्य की भावना, खुद को बेकार समझना, क्रोधित होकर चिल्लाना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, दोस्तों से अलग होना, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, पढ़ाई में कमजोरी, झगड़ालू व्यवहार, नफरत, विद्यालय या घर से भागना जैसी स्थितियां सामने आ सकती हैं। तो देखा होगा कई बच्चे करते हैं ना, घर से भागते हैं, झगड़ालू व्यवहार होता है, पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, नफरत करते हैं ना, और विद्यालय या घर से भागने की कोशिश करते हैं, तो वो इसी कारण होता है। ठीक है, बच्चे की आत्म सुरक्षा की भावना खत्म हो सकती है। तो इसमें देखिए बच्चे की जो आत्म सुरक्षा की भावना है वो भी खत्म हो सकती है। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि बच्चे के जो शारीरिक या मानसिक शारीरिक या मानसिक जो भी है, बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, किसी भी प्रकार की हिंसा वो गलत है, इसीलिए कहा गया है इसमें। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसको, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा भाग 3, उसमें हम बच्चों के कर्तव्य और भी जो टॉपिक छूट रहे हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। आज हमने यहीं तक पढ़ा है, और वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।